हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी डिजिटल लाइब्रेरी। जो इतिहास नहीं पढ़ता है वो कभी इतिहास नहीं बनाता है। दोज हु डोंट रीड हिस्ट्री, दे डोंट क्रिएट हिस्ट्री। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, और इसलिए बोलता हूं क्योंकि इतिहास का महत्व यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा है। I always give a lot of emphasis on the importance of history in the UPSC Civil Services examination. And I'm sure all of you must have finished ancient Indian history from our YouTube channel. And today we are going to pick up chapter number 1 and we will discuss early medieval history. आज के इस पहले चैप्टर में हम अर्ली मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और ये हमारे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि तमिलनाडु टेक्स्ट बुक के एंड टू एंड को हम कवर करें। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कवर द तमिलनाडु टेक्स्ट बुक। The another important aspect over here is that I would be explaining in both English and Hindi. मैं हर एक क्लास को, हर एक वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, so that the students who are from South India, those who don't understand Hindi, and those students जो नॉर्थ इंडिया से हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से होंगे जिनको इंग्लिश में उतनी अच्छी कमांड नहीं होगी, दोनों को ही यहां से क्रक्स या सार समझ में आ जाए, एंड इट कुड बी हेल्पफुल फॉर देम टू परफॉर्म बेटर इन देयर एग्जामिनेशन। आप सभी लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। This is something about me. My name is Abhijit Singh Arora. I am the founder of UPSC Digital Library and Breaking Iron Fitness. And I have cracked UPSC Combined Defense Services written 5 times, Central Armed Police Forces 1 time, and AFCAT 1 time. And now let's begin this video. इस वीडियो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये मेडिवल इंडिया की शुरुआत कहां से हो रही है। राजपूत के बारे में थोड़ा सा समझना होगा, और कहीं ना कहीं इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि इस्लाम धर्म कहां से बना है। सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट फ्रॉम वेयर दीज राजपूत्स केम फ्रॉम वेयर हैज दिस रिलीजन इस्लाम ओरिजिनेटेड। All these important parameters and these aspects would be answered in this video. Basically, this chapter, Early Medieval India, has these parts in which we'll look at the brief history of the Rajput kingdoms. हम राजपूत किंगडम्स के बारे में थोड़ा सा इतिहास उनका देखेंगे। We'll also try to look at हाउ दी अरब ट्राई टू कॉन्क्वेस्ट एंड विन ओवर सिंध। ये जो अरब में, मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या होता है, क्या उथल पुथल होती है, और वो सिंध को जीतते हैं। सिंध को जीतने के बाद भारत में प्रवेश करना थोड़ा आसान हो जाएगा। विल ऑल्सो लुक एट महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गोरी, एंड व्हाट हैपेंड, व्हाई आर हिंदू स्टेट्स फेल्ड, व्हाई आवर राजपूत्स फेल्ड। ये जो सारी बातें हैं, ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल लुक इनटू इन 3 पार्ट्स। हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दीज 2 एस्पेक्ट्स, द हिस्ट्री ऑफ राजपूत्स एंड व्हाट वेयर द कॉजेस एंड रिजल्ट of the Arab conquest of Sindh. These 2 aspects would be covered in part 1. Mahmud of Ghazni would be covered in part 2. Mahmud of Gori and the causes for the failure of Hindu states would be covered in part 3. ये जो पहला चैप्टर है अर्ली मेडिवल इंडिया का, ये 3 पार्ट्स में है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि राजपूत किंगडम्स का एक ब्रीफ इतिहास, अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध का, अरब ने कैसे सिंध को जीता, ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में यानी पहले पार्ट में देखेंगे। महमूद ऑफ गजनी को हम दूसरे पार्ट में समझेंगे। महमूद ऑफ गोरी और हिंदू स्टेट्स का पतन, इसको हम तीसरे पार्ट में, तृतीय पार्ट में देखेंगे और समझेंगे। One very important thing that I want to tell to all of you is that प्लीज डोंट ट्राई टू मग अप हिस्ट्री। कृपया करके इतिहास को रटने की कोशिश ना करें। जिस तरह आप एक मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, और बाद में जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, फिलहाल कुछ समय से तो आप लोग शायद सिनेमा हॉल नहीं जा पाए होंगे कोविड के कारण, लेकिन फिर भी जब आप किसी
पिक्चर को देखते हैं या किसी कहानी को पढ़ते हैं तो अपने दोस्तों को वो सुना पाते हैं, उसका एटलीस्ट समरी या सार तो समझा ही पाते हैं। यू आर एबल टू टेल द समरी to your friends and you are able to recall it very well. In the same way, the same thing has to be applied in this course also. Try to understand the chronology, try to understand the sequence of events, try to understand what has happened, why it has happened, how it has happened, and what is going to be the impact. इन सारे पैरामीटर्स को समझें। whenever you look at any region, try to understand what is the political scenario over there, what is the economic scenario over there, what is the religious aspect over there। जब भी आप किसी भी इतिहास में किसी भी टॉपिक को देखने की कोशिश करें तो उसके आप राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश करें, उसके आर्थिक समस्याओं को समझने की कोशिश करें, और उसके पीछे अगर कहीं पर धर्म छिपा हुआ है, धर्म भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को काफी हद तक घुमाने की कोशिश करता है, तो उस पैरामीटर को भी आपको बहुत ध्यान से समझना है। Now let us begin with the brief history of Rajput kingdoms. This is my Instagram ID अभिजीत सिंह अरोरा। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ फॉलो कर सकते हैं। If you guys are not following me on अभिजीत सिंह अरोरा Instagram, you can do so and you can DM me, you can personally message me with your queries, doubts, and I will reply to it. And in Facebook and Telegram, you can search us with UPSC Digital Library. And we also have a website, www.upscdigitallibrary.com, where you guys can get the PDF of the videos. जो भी हम videos बनाते हैं उसकी PDFs आपको वहां मिल जाएंगी। And it's a humble request guys, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज आप चाहें तो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, व्हाट्सएप स्टोरी पे, फेसबुक पर, जहां पर भी इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं प्लीज करें। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। जो लोग कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बहुत मदद हो जाएगी, और हम सब मिलकर ये कोशिश कर सकते हैं। और मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मुझे कुछ ऑफर्स थे, मैंने उन्हें क्यों रिजेक्ट किया, और कुछ कोचिंग अकेडमीज के आप जानते हैं उन नामों को बहुत अच्छे से। अगले वीडियो में मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों को उस बारे में ज़रूर बताऊंगा कि कैसे कई अकेडमीज मुझे खरीदना चाहती थी, मगर हर इंसान बिकाऊ नहीं होता है ना। तो लेट्स बिगिन नाउ। ऑल राइट, सो इफ यू गाइज हैव वॉच्ड एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वीडियोस, यू गाइज मस्ट बी रिमेम्बरिंग अबाउट हर्षवर्धना। अगर आप लोगों ने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को हर्षवर्धना जरूर याद होगा। सो आफ्टर हिज डेथ, हर्षवर्धना की डेथ के बाद देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी, कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। वंस वी हैड अ पॉलिटिकल यूनिटी ड्यूरिंग द मौर्यन एरा, देन वी गॉट इट ड्यूरिंग द गुप्ता एरा, then we got it during the Harshvardhana time. After that there was no political unity for about 5 centuries. अगले 500 सालों तक कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, कोई भी एकजुटता नहीं थी। And quite obviously, if there was no political unity, the India must have split into different states, and all those states must have been ruling on their own, and they must have been fighting with each other for their supremacy. अलग अलग राज्य में अपने अलग अलग राजा बैठ गए होंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते होंगे, तो हमने आपस में ही काफी झगड़े किए। और ऑब्वियस सी बात है, जब फिर कोई बाहर से आकर हम पर हमला करेगा, हम आपस में ही लड़कर इतने हताश हो चुके होंगे कि कोई भी आकर हम पर आसानी से जीत प्राप्त कर सकता है। ऑब्वियसली व्हेन वी आर फाइटिंग विद ईच अदर वी विल बिकम वीक, आवर इकोनॉमी विल गो डाउन, एंड इफ समबडी फ्रॉम आउटसाइड एनी इंट्रूजन विल टेक प्लेस, इट्स फॉर श्योर दैट वी वॉन्ट सस्टेन एंड विल लूज। और ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा अभी जब हम आगे की वीडियोस देखेंगे कि कैसे इस मिडीवल हिस्ट्री में ये जो मुगल आते हैं हमारे देश के अंदर, कैसे हमारे ऊपर ये राज करते हैं। So if I talk about the important kingdoms in the North India, these are the name mentioned. You guys can simply read them 2 to 3 times. You will be able to remember Kashmir, Gandhara, Sindh, Gujarat, Kannauj, Ajmer, Malwa, the central part, mostly in this is mostly the Madhya Pradesh region, Bengal, Assam. So ये North India के कई kingdoms थे। And if I talk about this 8th century, Kashmir dominant था काफी ज्यादा उस टाइम पे। Now there is a term mentioned over here, यहां पर कुछ mentioned है, पालास ऑफ बेंगलोर। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा इसके बारे में तो आपको पता होगा, एक पालास थे, एक
गुर्जरा प्रतिहारास थे और एक राष्ट्रकूटास थे। इनको ट्री पैरिटी भी बोलते थे। कनौज के लिए ये तीनों लड़ते रहते थे आपस में। एंड ऑल दीज थ्री यूज टू फाइट फॉर सुप्रीमेसी फॉर कनौज। सो दे वेर नॉन एज थ्री पैरिटी ट्राइंगल ऑल्सो, गुर्जरा प्रतिहारास, एंड दीज वेर द पालास ऑफ बंगाल। सो यहाँ पर बंगाल, गुर्जरा प्रतिहारास। सो इसको एक इन्वर्टेड ट्राइंगल बना सकते हैं हम। सो गुर्जरा प्रतिहारास ओवर हियर एंड दी पालास समवेयर ओवर हियर, और डेक्कन से हमारे राष्ट्रकूटास। ऑल थ्री ऑफ देम यूज्ड टू फाइट फॉर कनौज। सो अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू, इफ यू नो द आंसर, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कनौज के लिए ही क्यों लड़ते थे ये तीनों। अगर आप लोग इसका आंसर देते हैं नहीं देते हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा व्हाई ऑल दीज थ्री रूलर्स यूज्ड टू फाइट फॉर कनौज। कनौज के लिए क्यों लड़ा करते थे। अब थोड़ी सी बात हम राजपूत किंगडम की कर लेते हैं। लेट अस ट्राई टू हैव अ ब्रीफ आइडिया और knowledge about the Rajput kingdoms. So, generally, as I told you, there were a lot of Rajput kingdoms, small kingdoms which used to rule in our country. So, their dominance started from around 7th and 8th century, and till the time the Muslim came to India, and then they were shattered away. So, lagbhag 12वीं सदी तक, till the 12th century, they used to dominate. Even after that also in scrambled, थोड़े थोड़े से इधर उधर सर्वाइव करते रहे होंगे। बट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, and that is the Rajputs were the main defenders of the Hindu religion and culture. When the Muslims, or I should say the Mughals or these Turk people, they tried to enter or intrude into our country, the people who had defended us were the Rajputs. Rajputs ने हमको पूरे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। और अगर हम बोलते हैं कि राजपूत इतने ताकतवर थे, उन्होंने हमें डिफेंड करने की कोशिश की है, तो ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि वो हमें डिफेंड नहीं कर पाए। इन सबके जवाब भी हमको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। नाउ अब ये राजपूत आए कहां से। जैसे हम लोग बात करते हैं वैदिक कल्चर में, वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट महाजनपदास। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेयर हैव दीज राजपूत्स कम फ्रॉम। So there are several theories, कई theories हैं इस बारे में। Some people say that lot of foreign invasions used to take place and they are the descendants of them, ये उन्हीं के वंशज हैं। Some people say that they are the descendants of Indian Kshatriyas, क्षत्रिय जो हमारे वर्ण हैं उनके वंशज हैं। But the modern theory, what they believe is कि जो foreign invaders क्षत्रिय थे, इन सबके ही एक amalgamation से ये एक राजपूत्स बने हुए हैं। एंड इवन दी राजपूत्स सपोर्ट दिस थ्योरी। वो ये मानते हैं कि कई फॉरेन इन्वेजन्स के टाइम पर कई जो उनके योद्धा होंगे वो रुक गए भारत में, उन्होंने भारत की संस्कृति को अपना लिया, और वही है आज राजपूत। सो दी फॉरेन इन्वेडर्स विच केम इन टू इंडिया एंड देन दे remained in India, and then they got used to the Indian culture, and then their descendants are Rajputs. This is what is widely been accepted. Now, obviously, when they would have stayed over here, they would have done the intercaste marriages and they would have adopted the customs, and obviously it became homogeneous. वो मिल गए आपस में। homogeneous मतलब जो आपस में मिल जाए और जिसमें आप भेदभाव नहीं कर पाए। So an example of homogeneous is an example of milk and water. आप इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये दोनों आपको एक मिक्स दिखेंगे। But if I say sand and water, so this is a heterogeneous mixture, है ना, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की एक एग्जांपल। ऑल राइट, अब ये युद्ध लड़ते थे। ऑब्वियसली वो अगर बाहर से भी आए थे, इवन इफ दे केम फ्रॉम आउटसाइड, they came as an intruder, war was their chief occupation. Even if they were Kshatris also used to fight war. So in both the cases they used to fight war, and during their time trade and agriculture prospered a lot. And even the Arab travelers, Arab from the Middle East, when the travelers used to come, they used to appreciate a lot that in these Rajput kingdoms, so people were living very happily. There were good prosperity, the cities were growing a lot. They used to build strong forts. All right, now if I talk about some different kinds of Rajput, the classes, so one of them were गुर्जरा प्रतिहारास, ये सबसे पुराने राजपूत रूलर्स। और जो मैं कहीं ना कहीं थ्री पैरिटी ट्राइंगल जो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने प्रतिहारास की बात की, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम गुर्जरा प्रतिहारास। उसमें से एक ग्रेट लीडर का नाम हरिश्चंद्र यहाँ लिखा हुआ है। काफ़ी इन्होंने कैपिटल वगैरह जीती,
और यहां पर लिखा हुआ कि उनकी कैपिटल भीनमल थी। अब ये जो भीनमल जगह है, दिस इज बेसिकली इन Jalore district in Rajasthan, just for your information. So this Bhinmal is in present day Jalore district in Rajasthan. They used to rule from different places. One branch was in Gujarat, another was in Avanti. So just for your information, as I told you before, that the Gurjara Pratiharas had the three-cornered contest, this triangle, with the Palas of Bengal and Rashtrakutas of the Deccan. And again, I'm asking you guys the same question again. Why they used to fight for Kannauj? Please do comment. और बाद में ये कमजोर पड़ गए थे। एनीवेज, नाउ एज वी जस्ट लुक्ड एट दी गुर्जरा प्रतिहारस, जैसे हम लोगों ने गुर्जरा प्रतिहारस के बारे में देखा, सेम वे वन मोर राजपूत किंगडम्स ऑल्सो यूज टू रूल। चौहान ये दिल्ली से रूल करते थे। ऑब्वियसली इफ दे वर रूलिंग फ्रॉम दिल्ली, सो जब मुस्लिम इन्वेजन होता है, व्हेन दी मुस्लिम इन्वेजन टेक्स प्लेस, सो दे वेर द वंस who tried their level best to defend India. So therefore the Chauhans had faced the onslaught of the Muslims under Mahmud of Ghori. Don't worry, ये महमूद ऑफ गोरी कौन है? नाम तो बहुत सुना है, स्कूल में पढ़ते थे, अब तो भूल गए होगे आप लोग. नाउ यू गाइस माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट इट. नीड नॉट टू वरी, विल अगेन रिविजिट ऑल दोस थिंग्स, एवरीथिंग. All right. One more, Rajput kingdoms were Parmars. So basically they used to rule from this uh, Malwa region, which is in the Madhya Pradesh region, this Deccan, above the Deccan Drap. All right. So Raja Bhoj, you guys must have heard. Even the Bhopal International Airport is named after Raja Bhoj. So he was not just good in military conquest, but he had contributed a lot in cultural aspect also. And उन्होंने कई किताबें भी लिखी हुई हैं. He was good in art and culture perspective and all that. अब ये आपस में लड़ते रहते थे. All these Rajputs, they used to fight among each other, and that is why they never united against a common enemy. And that is why you guys will realize that when the Muslim invasion took place, that time the condition of India was not very good. हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जब हमारे ऊपर फॉरेन इन्वेजन होता है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ही, हम अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को थोड़ा सा समझते हैं. मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या होता है कि वहां से कौन कौन से ऐसे राज्य बनते हैं जो सिंध को पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं. ये कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी क्या थी? फिर महमूद ऑफ गजनी, गोरी, ये तो हम अगले लेसन्स में देखेंगे ही देखेंगे. ये जो आपको मैप दिख रहा है, इस मैप पर मैं दोबारा आऊंगा, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि आखिर हो क्या रहा है सब कुछ. अब शुरुआत होती है इस्लाम धर्म की. इस्लाम धर्म का जन्म हो चुका है मक्का में, जो कि अरेबिया यानी सऊदी अरेबिया में. प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम धर्म के फाउंडर थे, ये आप सभी लोग इस बात को जानते होंगे. मगर जब उन्होंने मक्का में अपनी टीचिंग्स देना शुरू किया, तब वहां पर बहुत जो अमीर ज़ादे थे, जो बहुत ही wealthy people थे, the wealthy people, they did not like Prophet Muhammad. Obviously he would have a very different line of thought, and obviously the wealthy people have a different line of thought. So he must have told to people what is right and what is wrong, but wealthy people were just worried about making more and more money. So therefore he decided to migrate to Medina in 622 AD. और इसी समय से मुस्लिम का कैलेंडर भी शुरू होता है, जिसको हम लोग हिजरा कहते हैं. और 8 सालों के बाद वो प्रॉफिट मोहम्मद वापस मक्का लौट कर आते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ. एंड 632 एडी में उनका देहांत हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है. फॉर दोज ऑफ यू हु आर वेरी न्यू टू प्रिपरेशन, जो बहुत नए हैं इस तैयारी में, जो सोच रहे हैं मक्का मदीना कहाँ है, सो बोथ दीज प्लेसेस आर इन सऊदी अरेबिया. ये मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर मक्का और मदीना है. ऑल राइट. अब जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है, तब क्या होता है कि उन्हीं प्रॉफिट मोहम्मद के जो फॉलोअर्स थे, वो एक एम्पायर बनाते हैं, जिसको खलीफत या खलीफा नाम दिया जाता है. और ये जो एम्पायर बनाया जाता है, ये दो तरह के एम्पायर होते हैं. एक होते हैं उमायद्स और एक होते हैं अब्बासिद्स. और इन्हीं के जो लीडर्स होते हैं, उनको खलीफ्स कहा जाता है. और ये इस्लाम धर्म को चारों तरफ फैलाने के लिए कॉन्क्वेस्ट करते हैं, ये वॉर लड़ते हैं और अपने धर्म को चारों ओर फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं.
So, as I told you, after the death of Prophet Muhammad, the followers of Prophet Muhammad established an empire called the Caliphate, and two kinds of empire were established, Umayyads and Abbasids. And the leader of Umayyads and Abbasids were known as Caliphs. Now, one very big question, समझ में नहीं आ रहा है ये उमायद्स अब्बासिद्स हैं क्या? You guys might be wondering ये उमायद्स और अब्बासिद्स हैं क्या? Need not to worry. Let me take you back to this map. अब आप लोगों को यहां पर ये इराक नजर आ रहा है. इराक की कैपिटल क्या है? ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट, बगदाद. और यहां पर जो खलीफत इस्टेब्लिश्ड हुआ था इराक में, दैट वाज अब्बासिद. यहां पर अब्बासिद खलीफत इस्टेब्लिश होता है. और इसी के जस्ट ऊपर ये जो आप लोगों को सीरिया नजर आ रहा है, सीरिया की कैपिटल है डेमेस्कस. और यहां पर इस्टेब्लिश होता है उमाइद्स. तो ये दो खलीफत की मैं बात कर रहा हूं. तो यहां पर जो है प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ फॉलोअर्स ने एक अपना एम्पायर स्टेब्लिश किया, यहां पर एम्पायर स्टेब्लिश किया, एंड देन थ्रू द कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग अबाउट इस्लाम रिलीजन. और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो आप लोगों को कुछ ऐसा रीजन दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान का, दिस इज द सिंध रीजन. तो जब मैं बात कर रहा हूं अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पीपल विल ट्राई टू कैप्चर सिंध. उसके बाद में बात होगी कि ये भारत पर कैसे आक्रमण करेंगे, भारत पर कैसे इन लोग शासन करने की कोशिश करेंगे. ऑल राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट महमूद बिन कासिम, ये बात है 1712 ईडी की. ये उमायद किंगडम के कमांडर थे, यानी सेनापति थे. नाउ फ्रॉम वेयर डिड उमायद किंगडम्स रूल्ड? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू गाइस, फ्रॉम सीरिया, द कैपिटल डेमस्कस. नाउ ही इन्वेडेड सिंध, all right, and he defeated Dahir, who was the ruler of Sindh, and he killed him. Now his capital was अरोर. अब ये जो अरोर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका आज के समय में नाम है रोहनी. और ये भी पाकिस्तान में, ये कभी सिंध की कैपिटल हुआ करती थी. सो सम वे और द अदर, मोहम्मद बिन कासिम, हु वाज द कमांडर ऑफ उमाइद्स, दैट मींस ऑफ सीरिया, he captured Sindh region and he further went into मुल्तान. पूरे तरीके से पाकिस्तान के मुल्तान रीजन तक अपना कब्जा जमा लिया, और वहां पर अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टैब्लिश हो गया. और वहां के जो लोग थे सिंध के, उनको जिम्मीज बुलाना शुरू कर दिया. जिम्मीज मतलब कि अब ये उमाइद्स के अंडर में एक प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, ये उनके अंडर में रहने वाले लोग हैं, उनके नीचे रहने वाले लोग हैं, जो सीरिया में अब निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं. हालांकि इवन दो दी Muhammad bin Qasim, he had captured the Sindh region, but there were no interference in the lives and the property of the people. They were living over there. But later, the Khalifa, or the main head of the Umayyads, he called back Qasim. But still, Sindh continued to be under the rule of the Arabs. Now, one more important thing is, ये उसी समय की बात चल रही है अभी. मुस्लिम्स जो थे, यानी कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार हो रहा था, दे वेंट अप टिल मुल्तान, बट दे कुड नॉट गेट इनसाइड इंडिया. वो इंडिया में नहीं घुस पाए, क्योंकि उस समय तक गुर्जरा प्रतिहाराज रूल कर रहे थे, एंड समहाउ दे वर एबल टू प्रिवेंट द ऑनस्लॉट ऑफ द मुस्लिम्स इनसाइड आवर कंट्री. अभी ऐसा नहीं हो पाया था, अभी हमारा देश बचा हुआ था एक फॉरेन इन्वेजन से. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंध तो कैप्चर हो चुका था. सिंध वॉज कैप्चर्ड, एंड एज सिंध वॉज कैप्चर्ड, इट शुड बी अंडरस्टूड, भारत तो पड़ोसी है, तो भारत का कल्चर धीरे धीरे डिफ्यूज होते होते उनको पता चलने लगेगा कि भारत में इतना पैसा है, भारत के मंदिरों में इतना पैसा है, भारत में इतनी प्रॉस्पेरिटी है, पीपल आर लिविंग सो हैप्पीली इन इंडिया, दैट दे विल मेक अप देयर माइंड that yes, we must intrude into India. And obviously many Arab travelers must have visited Sindh, and they must have heard about the Indian medicines, the astronomy, even the Indian numerals in the Arabic form went to Europe. जैसे हम कहते हैं कि जीरो का जो आविष्कार है वो हमारे भारत में हुआ, इसकी खोज भारत में हुई, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट फॉर्म्स में यूरोप और अलग अलग जगह अरब से ही होकर गुजरा था. So that is why the Indian knowledge, the inflow of Indian knowledge into
द अरब एम्पायर वॉज अ लॉट थ्रू सिंध, क्योंकि सिंध हमारे जस्ट बगल में ही था. So this is how these things were happening over there. I hope this video was helpful to all of you. अब यहां तक बात समझ में आ गई, सिंध तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन सिंध के बाद अब हमारे देश का क्या होगा? हमारे देश में कौन आक्रमण करेगा? कौन हमारे देश को बचाने की कोशिश करेगा? ये सारी बात होंगी पार्ट 2 के वीडियो में. तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू कनेक्ट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, and please do keep supporting. Thank you everybody for watching. God bless you.